हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक मॉडल पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 12th का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मॉडल पेपर को सॉल्व मैं करवाने वाला हूं, लेकिन सॉल्व करवाने से पहले आप खुद भी एक बार सॉल्व करके देख लें। इसके लिए मैं आपको एक बार स्लोली पेपर को दिखा देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप उसका आंसर खोजिए। जैसे मैंने ये पैसेज दिखाया आपको, एक बार में ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरी बार में ये। आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। ये 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट एक साथ ले लें। और ये 6 to 10 का एक बार ले लें। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट आप एक साथ ही ले सकते हैं। इसमें टाइटल और नोट्स बनाना है। फिर चलते हैं सेक्शन बी में। तो ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन अथवा सहित। फिर आते हैं 5वें क्वेश्चन में। ये रहा। फिर सेक्शन सी में ये रही आपकी फिल इन द ब्लैंक और डू एज डायरेक्टेड, तो 6 नंबर हुआ और ये पूरी तरह 7 नंबर हुआ। और आगे सेक्शन डी में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का एक ये प्रोज का एक्सट्रैक्ट हो गया। अब एक बार क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 का ए हो गया ये, और ये हुआ क्वेश्चन 9 का बी का पैसेज हुआ एक्सट्रैक्ट, और ये इसके क्वेश्चन हुए। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट धीरे धीरे लेते जाइए पॉज करके, और उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। बाद में तो मैं सॉल्व करवाने ही वाला हूँ, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम आपको पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ना है। उसके बाद सबसे पहले पैसेज पढ़ने से भी पहले आप क्या किया कीजिए, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना है। सारे जितने होते हैं एक पैसेज के अंतर्गत, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आप क्वेश्चन पहले से ही पढ़े होते हैं तो आपको पता है कि आपको जब भी आप पैसेज में वो शब्दों को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज आएगी कि नहीं ये वाले क्वेश्चन है, तो आंसर यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है हमारा द नरेटर डज नॉट डिनाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। क्वेश्चन कहता है कि जो नरेटर है वो क्या डिनाई नहीं करता है जगने के बाद, मतलब वो करने के लिए कहता है, ये नहीं कहता मत करिए। अब इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हिटिंग स्नूज बटन, दूसरा है कीप लाइंग इन बेड, तीसरा है वॉच टीवी, और चौथा वेक अप व्हेन यू एक्चुअली हैव टू। चलिए मैं आपको सीधा पैसेज में लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पास आपको लिखा हुआ है, कहाँ से, यहाँ पे, वेक अप व्हेन यू आर सपोज्ड टू वेक अप, डोंट हिट द स्नूज बटन, कीप ऑन लाइंग इन द बेड एंड वॉच टीवी। ठीक है ना। अब यहाँ पास जब आप देखते हैं तो इसने लिखा है डोंट हिट द स्नूज बटन, कीप ऑन लाइंग इन बेड एंड वॉच टीवी। तो कहने का ये मतलब है, नरेटर ये कहना चाहता है कि जो आपका अलार्म लगा हो उसमें आप स्नूज बटन को टच मत कीजिए, और उठने के बाद आप बेड पर ही मत पड़े रहिए, और जस्ट उठने के बाद टीवी भी मत देखिए आप। तो क्या कीजिए, आप क्या करना है आपको उस टाइम पे, वहाँ पे आपको वेक अप व्हेन यू एक्चुअली हैव टू। आप तब जगिए जब आपको जगना है ना। ये नहीं कि उठने के बाद आपने अलार्म लगाया, अलार्म बंद कर दिया, उसके बाद आप बेड पर पड़े रहे या फिर टीवी देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, वो ये होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ गुड टू कमिट योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, टू बी लेट, टू डिले, टू बीइंग 15 मिनट्स अर्ली, टू सर्च द लास्ट मोमेंट। ये आपको ढूंढने में बड़ा टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि ये चीज़ कहाँ पर लिखी है, तो ये आपको यहाँ पास लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये, ठीक है ना, कि आपको कितने मिनट पहले या कितने मिनट बाद ये सब करना है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, टू बीइंग 15 मिनट अर्ली। मतलब खुद से कमिट कीजिए कि आपको कितने मिनट पहले जगना है या कुछ करना है, तो उसके 15 मिनट पहले ही कीजिए आप। ओके, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पैसेज हाईलाइट। जो पैसेज हमारा है वो क्या हाईलाइट करता है? तो आप जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे ना, तो इसमें जो क्या है, वैल्यू ऑफ द टाइम है। टाइम का वैल्यू क्या इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम करें। पहले हो जाए वो ज़्यादा सही है, लेकिन उसमें लेट ना हो। तो ये कन्फ्यूज़न के लिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपके पास द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले चलना, द वैल्यू ऑफ बीइंग अप टू टाइम, द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें होना चाहिए क्या? द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का इम्पोर्टेंस बताया गया है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी डू टू बी पंक्चुअल। पंक्चुअल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब पंक्चुअल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास, हिट द स्नूज बटन ऑन द अलार्म क्लॉक। कह रहा है पहला कि यदि हमें पंक्चुअल होना है तो हमें जो अलार्म का क्लॉक है उसका बटन बंद कर देना चाहिए। तो फिर कैसे पंक्चुअल हुए? पंक्चुअल तो हुए नहीं। गेट अप एट द राइट टाइम, ये सही हो सकता है। स्टार्ट वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप टीवी देखिए, ये पंक्चुअल होने का है नहीं। कीप ऑन लाइंग इन बेड, बेड पर पड़े रहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर बी, गेट अप एट द राइट टाइम। आप सही टाइम पे उठिए तो भी आप पंक्चुअल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही यूजेस द वर्ड डिले। डिले का क्या मतलब है? जो ऑथर हमारा यूज कर रहा है डिले शब्द, तो उस डिले का क्या मतलब हो? तो आपने सुना ही होगा, डिले जो होता है, आपने ट्रेन वगैरह के आने का भी समय सुना होगा कि ट्रेन डिले है। डिले का मतलब होता है लेट। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेट। डिले का मतलब होता है लेट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। वी शुड बी इन अप्रोच विद टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम को मैनेज करते समय हमें क्या होना चाहिए? तो पैसेज में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें आशावादी नहीं होना है। कहीं पास आप जब पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको लिखा है कि आपको क्या नहीं होना है? आशावादी नहीं होना है। तो आशावादी नहीं होना है तो क्या निराशावादी होना है? निराशावादी भी नहीं होना है आपको। आपको क्या होना है? आपको होना है एकदम रियलिस्टिक बनना है, आपको रियलाइज़ करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें से 6 नंबर में, तो देखिए इसमें से वो तो सीधे सीधे कह रहा पैसेज में कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। तो क्या पेसिमिस्टिक होना चाहिए? नहीं, पेसिमिस्टिक नहीं होना, हमें रियलिस्टिक होना। रियलिस्टिक का मतलब होता है आप रियल लाइफ में जिए, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा हम उठ जाएंगे, ऐसे में नहीं जीना है हमें। हमें क्या होना है? रियलिस्टिक बनना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर बीइंग डिलेड इज़। सबसे बड़ा कारण क्या है लेट होने का? तो पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ क्लॉक, फ़ोन और कंप्यूटर, कि किसी के पास क्लॉक नहीं है, फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं, इसलिए लेट हो जाते हैं। दूसरा बीइंग ओवर इंडल्ज्ड इन वर्क, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए लेट हो जाते हैं। तीसरा नॉट रियलाइजिंग दैट टाइम पासेस क्विकली, कि हमें ये नहीं पता चलता है कि समय कितना जल्दी बीतता है। या चौथा नॉट कीपिंग मार्जिन इन द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ वर्क। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा वो सीधा सीधा सा जब आप यहाँ पास पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है आपका आंसर। कहाँ पे? ये
द easiest way to run late is simply by not realizing that the time is passing as quickly as it is। तो ये यहाँ पास लिखा है और हमारा ऑप्शन कहाँ पास है, हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा नंबर का है, ऑप्शन नंबर ये है हमारा सी नंबर, यानी नॉट रियलाइजिंग दैट टाइम पासिस क्विकली, ये हमारा सही आंसर हो। अब चलिए चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन हमारा, बीइंग अहेड बाय शुड बी एवरीवन्स कमिटमेंट, मतलब कितने मिनट आगे सबका कमिटमेंट होना चाहिए। तो आपको पहले भी आप ये एक बार लगा चुके हैं 15 मिनट, आप 10 मिनट मत लगाइएगा। पैसेज में 10 मिनट भी लिखा है, लेकिन 10 मिनट क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे आप ये 10 मिनट देख के कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप 10 मिनट देख के ये मत कंफ्यूज हो रहिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मे बी यू कैन ट्राई इवन सेटिंग योर क्लॉक 10 मिनट्स अर्लियर देन यू नीड, ठीक है ना, इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी विद, तो ये दूसरी चीज़ हुई है। कमिटमेंट वाला कहाँ लिखा है, ये देखिए लिखा है कमिट योर सेल्फ टू ब्रिंग 15 मिनट्स, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये 15 मिनट्स वाला होगा। तो हम कौन सा लगाएंगे इसका आंसर, हमारा आंसर ये होगा 15 मिनट वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द ऑथर यूजेज द वर्ड अनएक्सपेक्टेड, यू वांट टू से, यहाँ पे ही वांट टू से होना चाहिए, यू वांट टू से हो गया है, बट अनएक्सपेक्टेड का क्या मतलब है ये बताना है आपको। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पहले से नहीं होती हैं, अचानक होती हैं, जिसे आप पहले से नहीं जानते हैं मतलब नहीं देखा हुआ है आपने, तो इसका जो आंसर होगा अनफोर्सीन, ये हमारा आंसर है। फिर 10वां नंबर है विच वर्ड कन्वेज द अपोजिट ऑफ रियलिस्टिकली, ठीक है ना, ये रियल से संबंधित है। अब रियल का अपोजिट बताना है आपको। रियल मतलब जो आपको सामने दिखता हो, जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है ना, तो फिर इसका अपोजिट क्या हुआ, उसका अपोजिट हुआ इम्प्रैक्टिकल, ठीक है ना, तो रियलिस्टिकली का होगा इम्प्रैक्टिकल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें आपको नोट्स बनाना है और एक टाइटल बताना है कि इसका जो सुटेबल टाइटल होगा वो क्या होगा। तो आप जब पढ़ेंगे इस पैसेज को तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइटल क्या है। वैसे मैं आपके लिए बता दूं कि इसका जो टाइटल रखना है आपको, तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा पैसेज जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में है, कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ है, कितनी लंबी है, किसने बनवाया, किस टाइम में बनी और उसकी विशेषताएं। तो जो आपको इसका टाइटल रखना है वो रखना है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको इसका टाइटल रखना है। और नोट्स तो आप अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, तो नोट्स तो आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो आपको एक नोटिस बनानी है और आप क्या हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के। तो आपको ये बताना है कि हमारे स्कूल से 2 पार्टिसिपेंट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, कहाँ, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में। तो आपको ऐसे बताना है, तो फिर आप एक बॉक्स बना के उसमें नोटिस लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे और नीचे आप जानते हैं कि नीचे जहाँ पे आप साइन करेंगे या नाम लिखेंगे कल्चरल सेक्रेटरी लिख देंगे और ऊपर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। बीच का मामला क्या रहेगा, आप लिखेंगे कि यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, फिर आप किसी का नाम बता दीजिए, हैव सेलेक्टेड फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ आवर स्कूल इनटू इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ये सब बताने के बाद फिर टाइम बता दीजिए, डेट बता दीजिए कि कहाँ पे क्या होने वाला है। उस तरह से ये नोटिस हमारी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में जो दिया गया है, आप श्वेता फर के हैं, आपको अपने फ्रेंड वैष्णवी को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको एडवाइस देना, सलाह देनी है उसे कि सारे सब्जेक्टों को बराबर टाइम में देना है, जैसे जनरल नॉलेज और रीजनिंग और
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और उन्हें ये भी बताना है एडवाइस देके कि तुम हल्का खाना लो और प्रॉपर रेस्ट लो, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे और तुम एक्टिव रहो। बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है कि पता चले कि पढ़ने की जगह सोती ही रह जाओ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर संबोधन डियर फ्रेंड वैष्णवी, फिर उसके बाद आप उनका हाल चाल जान के और ये एडवाइस दे के और नीचे लिख दें योर सिंसियरली योर फेथफुली फ्रेंड, ठीक है, श्वेता भर के। इस तरह से ये हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द छिंदवाड़ा पुलिस टू educate and warn the people against unclaimed articles like dolls, tiffin boxes, suitcase, bags, transistors, mobile lying in public places, trains और buses। तो इसमें आपको एक पोस्टर बनाना है किसकी तरफ से, छिंदवाड़ा पुलिस की तरफ से, एजुकेट करने के लिए और लोगों को चेतावनी देने के लिए, लोगों को चेतावनी देने के लिए, किस लिए कि जो भी कोई चीज़ कहीं पर पड़ी हो, जैसे डॉल हो, टिफिन बॉक्स हो, सूटकेस हो, बैग हो, ट्रांजिस्टर हो या मोबाइल हो, किसी भी पब्लिक प्लेस में चाहे ट्रेन में हो या बस में हो, तो उसे छूना नहीं है। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि बॉम्ब वगैरह हो सकता है। तो ऐसा आपको एक पोस्टर बनाना है। तो आप ऊपर लिख सकते हैं पोस्टर हेडिंग में, और उसके बाद उसकी सब हेडिंग डाल दीजिए ऑन बिहाफ ऑफ छिंदवाड़ा पुलिस, ठीक है ना, इस तरह से। और बीच में फिर लिख दीजिए जो भी इसमें बताया गया है कि अनक्लेम्ड आर्टिकल कहाँ कहाँ ये चीज़ हो सकती है, तो आप वो बता दीजिए। और अगर किसी को मिलती है तो क्या करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, ये सारी जानकारी दे दीजिए आप उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। आपके पिता का ट्रांसफ़र हुआ किसी दूसरी शहर में और आप अपने घर का सामान बेचना चाहते हैं, निश्चित सामान कोई, तो आपको एक सुटेबल एडवर्टाइजमेंट बनाना है। क्यों? पब्लिश करवाने के लिए, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देने के लिए। तो आप को क्या करना है, इसमें 2-4 चीज़ें आपको चूज कर लेनी है बेचने के लिए। मान लीजिए आपको टीवी बेचना है, अलमीरा बेचना है, फ्रिज बेचना है, कूलर बेचना है, कोई 2-3 चीज़। और उसके साथ जैसे आप चीज़ बेच रहे हैं तो उसके कंपनी का नाम होगा ना, कंपनी के नाम के साथ साथ उसका मॉडल नेम होगा, मॉडल नेम के साथ वो गारंटी वारंटी में है कि नहीं, कंडीशन कैसी है। तो ये 2-4 चीज़ें पहले आप बता दीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा ऑल आर इन एक्सीलेंट कंडीशन, कारण बता दीजिए, ऑनर इज़ गोइंग टू अनदर सिटी, और फिर नीचे लिख दीजिए कॉन्टैक्ट में आप अपना नाम और एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, तो इस तरह से। और हाँ, अगर उसमें नाम वगैरह नहीं दिया है तो फिर आप उसमें XYZ PQR ABCD लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ऐसे लिखना है एक टॉपिक पर, और टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ गेम्स, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तीसरा है पॉल्यूशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, चौथा मोबाइल एंड कंप्यूटर्स, और पांचवा सोशल मीडिया। अगर आप इनमें से पांचों में से किसी पर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आपके अथवा में है यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, आप एक एक्सीडेंट के विटनेस हैं, यानी आपने एक एक्सीडेंट देखा है। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट अ एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल। तो आपको न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट देनी है, तो आप उसके लिए एक क्या बनाइए, रिपोर्ट बनाइए न्यूज़पेपर के लिए। अब इसमें क्या क्या बताना है रिपोर्ट में आपको, कोई वेयर यानी कहाँ हुआ है एक्सीडेंट, व्हेन कब हुआ, एंड हाउ कैसे हुआ, डिड द एक्सीडेंट हैपन कैसे हुआ, पीपल लोग कौन कौन से थे, व्हीकल इन्वॉल्व उसमें कौन कौन से वाहन इन्वॉल्व थे यानी जो एक्सीडेंट हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कितने लोग मरे जिंदा हैं जैसा भी है, क्या क्या नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का, ये बताना है। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन कैसा था, कौन आके किसको टक्कर मारा, कहाँ पर हुआ, ये सब आपको बताना है। डिटेल ऑफ कैजुअलिटी यानी उसमें क्या चीज़ें हुई, डेथ किसकी किसकी हुई, कितने घायल हुए और कितनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में बतानी हैं। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर सी, ठीक है। सेक्शन नंबर सी में सबसे पहले रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक। कोई 5 करने होते हैं, लेकिन आप चाहें तो 6 के 6 कर सकते हैं।
इससे आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, मिले भले ही ना लेकिन कटेंगे नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपसे नहीं बनता है, जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं उसको नीचे कर लें, बाकी जो बनते हैं उनको आप ऊपर कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर फिर ब्लैंक प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब हमारे पास ऑप्शन है मच है, एनी है, ईच है, सम है। ये क्या है? ये डिटरमिनर है। तो देखिए मच का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन बुक्स है तो मच आएगा नहीं। फिर उसके बाद एनी दिया हुआ है, एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? या तो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो ये तो अफर्मेटिव है, ये भी नहीं। ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ बुक्स लिखा है तो ईच भी नहीं आएगा। बचा क्या? सम। तो देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दे, यहाँ पे दे दा लिखा है, यहाँ पे दे होना चाहिए था। ये जो दा लिखा है, दे आर गोइंग अ न्यू हाउस। ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास वर्ब भरनी है, बाय, बॉट, बाइंग और टू बाय। तो यहाँ पे जो आप जैसे आप देखते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ चुकी है, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या? एक इन्फिनेटिव। यहाँ पे आपको एम बताना है, आप क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, और वो चीज़ जो करने जा रहे हैं वो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और इन्फिनेटिव इसमें ये है। ठीक है, तो क्या होगा? दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। वो एक नया घर खरीदने जा रहे हैं, या तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे एक नया घर खरीदने वाले हैं। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, वी इंटेंड टू हैव अ मीटिंग मंडे। तो ये सीधा सिंपल सा है, इसमें प्रीपोजिशन भरना है आपको कि अगर प्रीपोजिशन किसके पहले लगाते हैं? नाउन के पहले, मतलब इसके पहले आपको लगाना है, तो इसी को देख के लगाया जाता है। तो मंडे लिखा हुआ है, और मंडे यानी दिन का नाम लिखा हो तो हमेशा हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन या दिनांक ऐसा कुछ दिया हो तो आपको ऑन का प्रयोग करना होता है। क्यों? क्योंकि ऑन का प्रयोग हम को के अर्थ में करते हैं। तो यदि आप दिन को बोलते हैं तो मंडे को होता है, और दिनांक 25 को होता है। ठीक है ना, 25 में नहीं होता। तो गलती से इन मत भरिएगा, फ्रॉम अपॉन होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा? ऑन होगा। वी इंटेंडेड टू हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिया इज़ फर्स्ट रैंक होल्डर ऑफ हर क्लास। इसमें आपको भरना है आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द नो आर्टिकल। 4 ऑप्शन हमारे पास। तो हम आर्टिकल कैसे भरते हैं? आर्टिकल हम देखते हैं खालिस्तान के बाद जो शब्द लिखा हुआ है वो कौन सा है। तो देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा है फर्स्ट, ये है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री मत समझिएगा। इसमें FIRST लिखा है, तो ST देख के आप सुपरलेटिव समझिएगा, नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये है हमारा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा क्रमवाचक विशेषण है, और जब क्रमवाचक विशेषण होता है, क्रम बतलाया जाता है किसी एडजेक्टिव द्वारा, तो हम फिर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना है? आपको प्रयोग करना है आर्टिकल द का। तो इसमें क्या होगा? प्रिया इज़ द फर्स्ट रैंक होल्डर ऑफ हर क्लास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंगोज आर बीइंग। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब ही वर्ब है, एक बॉट है, बाय है, बाइंग है, टू बाय है। तो गाइस आप इसमें देखेंगे तो अगर किसी सब्जेक्ट की शुरुआत किसी वस्तु से हो रही है तो आप समझ जाइए कि इसके पैसिव वॉइस होने की संभावना 90% है। ठीक है, तो ये मैंगोज आर बीइंग देख भी रहे हैं आपकी आर के बाद फिर बीइंग आ रहा है। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो पैसिव वॉइस का होता है। और इसके बाद कौन सा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा? ये बॉट आएगा। तो ये होगा मैंगोज आर बीइंग बॉट, यानी आम खरीदे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी जो 6 नंबर है, ही इज़ पुअर। फिर लिखा है यहाँ ऑनेस्ट। ठीक है, इसमें कंजंक्शन का यूज़ करना है, एक जगह पुअर लिखा है, एक जगह ऑनेस्ट लिखा है। तो आप देखिए पुअर जो है ये निगेटिविटी दर्शाता है और ये पॉजिटिविटी। तो यदि पॉजिटिव और निगेटिव दो शब्दों को जोड़ना हो तो इसका काम किया करता है बट।
दो अपोजिट आइडिया को जोड़ने का काम किसका है, बट का है। तो इसमें क्या आएगा, बट आएगा। तो ये कैसे बनेगा, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यानी वह गरीब है किंतु ईमानदार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गाइस अब 7वां क्वेश्चन है हमारा डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी आपको 6 में से 5 ही करने हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला क्या है। तो पहला है आई इंटर्ड द क्लासरूम, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट साइलेंट। सिर्फ आपको रीराइट करना है नो शूनर का यूज करके, नो शूनर दैन का यूज करके। ठीक है, तो आप जानते हैं नो शूनर का यूज कहाँ करते हैं। नो शूनर का सबसे पहले करते हैं आप वाक्य के प्रारंभ में ही। लेकिन एक बात है, नो शूनर का यूज करते समय आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नो शूनर के दो स्ट्रक्चर हैं, एक प्रेजेंट वाला है, एक पास्ट वाला है। तो आप पहले पहचान लीजिए कि जो दिया गया सेंटेंस है, ये जो वाक्य दिया गया है, वो पास्ट में है या प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में हुआ तो आपको नो सूनर के बाद डज लगाना हो, और अगर पास्ट हुआ तो नो सूनर के बाद डिड लगाना है। और जैसे ही डिड या डज लगाएंगे तो वो आगे आने वाली बार फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी। तो ये बनेगा क्या, वो इस तरह से बनेगा जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, नो सूनर डिड आई इंटर, इंटर्ड की जगह इंटर हो जाएगा, इंटर द क्लासरूम। ठीक है, फिर ये जो कॉमा लगा हुआ इसकी जगह हम लगाएंगे दैन, नो शूनर का साथी, दैन ऑल द स्टूडेंट्स गॉट साइलेंट। ओके, इस प्रकार से हमारा बनेगा, नो शूनर डिड आई इंटर द क्लासरूम दैन ऑल द स्टूडेंट्स गॉट साइलेंट। ओके, चलिए अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इफ वाणी डजेंट एक्ट नाउ सी विल बी फेल्ड। यदि वाणी ने अभी एक्ट नहीं किया, यदि वाणी अभी एक्ट नहीं करती है तो वह फेल की जाएगी। अब इसे रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। इफ़ की जगह आपको अनलेस का प्रयोग करना है, कोई बात नहीं। हम कैसे करते हैं, हम इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अनलेस में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस स्वयं एक नॉट है। तो इफ़ की जगह हम अनलेस लिखेंगे, वाणी वही जगह रहेगा, तो अनलेस वाणी। ठीक है, अनलेस वाणी, और डजेंट नहीं आएगा, और डजेंट अब हट जाएगा, क्योंकि अनलेस में खुद स्वयं नॉट होता है अनलेस, तो डजेंट हट जाएगा। और चूंकि डज नॉट हटा तो मेन वर्ब अब अपने उस फॉर्म में आ जाएगी। डज जैसे ही हटेगा तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये एक्ट की जगह एक्ट्स हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, इस प्रकार से बनेगा, अनलेस वाणी एक्ट्स नाउ सी विल बी फेल्ड। बाकी दूसरे सेंटेंस में कुछ नहीं है, दूसरे क्लॉज में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान रखें। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, कशिश डिड हर जॉब वेल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको आपको निगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस पहचानिए। तो सेंटेंस आप पहचान पा रहे होंगे, डिड लिखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस प्रकार से बनेगा, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप डिड की जगह डिड नॉट लगा के और उसके बाद चलते मत बनिएगा, क्योंकि आपने डिड नॉट जो लगाया हो ये हेल्पिंग वर्ब लगाया, मेन वर्ब नहीं। तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए इस प्रकार से, कशिश डिड नॉट डू हर जॉब वेल। ये इस प्रकार से आपका आंसर सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मिस्टर विजय टीच अस इंग्लिश। और इससे क्या करना है, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, ये जो आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, इस एक्टिव वॉइस के दो आंसर हो सकते हैं, मैं दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। लेकिन इसमें आप दो जो है सब्जेक्ट बना सकते हैं, एक अस है और एक इंग्लिश है, दोनों को सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब मैं क्रम से दोनों को बताता हूँ। देखिए, अगर आप अस को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट बनते समय अभी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा, तो ये बन जाएगा वी। चूंकि ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो किस प्रकार से बनता है, इस एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा के। तो ये बनेगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर विजय। एक ये आंसर हुआ आपका। दूसरा आंसर क्या, दूसरा आंसर हम इस प्रकार से बना सकते हैं,
इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर विजय। तो ये दोनों ही आंसर आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप सबसे बेहतर प्रीफर करें तो जो पहला वाला आंसर है आप उसको बनाइएगा। यानी आपके पास यदि प्रोनाउन है सब्जेक्ट बनाने के लिए तो फिर आप नाउन को सब्जेक्ट मत बनाइएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी सैड टू मी आई एम योर सिस्टर। इसको आपको नरेशन चेंज करना है। नरेशन चेंज करते समय आपको पता है कि अगर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, अब अगर वो वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपको जो दिया गया रिपोर्टेड स्पीच है वो आपको पास्ट में ही चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है आई एम योर सिस्टर, तो ये पास्ट में बनेगा और इसमें आपको सब्जेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो किससे चेंज होता है, वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो ये बनेगा कैसे, आप लिखेंगे सी का सी, फिर उसके बाद सैड टू चेंज होगा टोल्ड में, तो सी सैड टू को टोल्ड बनाइए तो सी टोल्ड मी। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है आपको यहाँ पास इसमें, तो इसकी जगह हम एक कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो हम लगाएंगे दैट और फिर आई चेंज होगा किससे, सी से, तो ये हो जाएगा सी। फिर उसके बाद एम की जगह अब सी है तो पास्ट टेंस बनाना सी के हिसाब से वॉज, तो सी वॉज। और योर चेंज होगा मी से, तो मी का जो हमारा पॉजेसिव बनेगा वो बनेगा माई, तो वो बनेगा माई और सिस्टर का सिस्टर। तो ये पूर्णतः कैसे बनेगा, ये बनेगा सी टोल्ड मी दैट सी वॉज माई सिस्टर। ये नरेशन आपका सही है। चलिए अब छठवां क्वेश्चन आखिरी देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है द बैग वाज येलो द बैग कंटेन्ड मनी। इसको आपको जोड़ना है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेटिव क्लॉज का यूज करके आपको क्या करना है, इसे जोड़ना है। अब चूंकि जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो भी 5-6 होते हैं, तो इनमें से कौन सा लगेगा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है, द बैग। बैग क्या है, एक वस्तु है, और वस्तु अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो आप जो प्रोनाउन का यूज करेंगे या तो आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं या तो आप विच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो मर्जी में आए आप कर सकते हैं। जोड़ना कैसे होगा, अब दोनों में सेम सब्जेक्ट हैं तो आप कॉमन मान लीजिए सेम सब्जेक्ट, तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए डिस्प्ले में जिस प्रकार से बना है, ये बना है द बैग, फिर विच या दैट कंटेन्ड मनी वॉज येलो, यानी बैग जिसमें पैसा था वो कैसा था, पीला था। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपको एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट दिया होगा, आप इसको बेहतर से पढ़ लेंगे। हम इसमें टाइम नहीं गवाएंगे पढ़ने में, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु लिव्ड इन द ग्रे कॉटेज हाउस, कौन रहता था, एन ओल्ड मैन। आप जैसे ही पढ़ेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा एन ओल्ड मैन। बाकी यहाँ पे पैसेज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिले आपको उसको नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, क्या, एन ओल्ड मैन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव द पेडलर टू ईट। अब इसमें जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से पॉरिज। पॉरिज कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो बड़े आसानी से मिल जाएंगे इसके आंसर। आपको ध्यान से देखना है सिर्फ, और वो आंसर नहीं टिक करना है जो आपके पैसेज में नहीं दिया हो। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेडलर आस्क फॉर। पेडलर ने किसके लिए क्या पूछा था उससे, तो उससे पूछा था शेल्टर। ये भी आपको मिल जाएगा, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है।
फिर चौथा क्वेश्चन है द ओल्ड मैन वॉज लॉनली। ये बात सही है कि गलत है आपको बताना है, तो ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। कहाँ पे लिखा है ये आपको लिखा है यहाँ पे, देखिए ये लिखा है यहाँ पे एन ओल्ड मैन विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड। विदाउट वाइफ और चाइल्ड का क्या मतलब है, ना उसकी पत्नी और ना ही बच्चे हैं, और पत्नी और बच्चे नहीं है मतलब वो अकेला है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू, ये बात सही है। फिर आगे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, द ओल्ड मैन बिहेव्ड विद द पेडलर। पेडलर के साथ बूढ़े आदमी ने कैसा व्यवहार किया, तो उसने किया था फ्रेंडली व्यवहार था उसका। आपको चैप्टर पढ़ के भी पता चल जाएगा और इसमें भी आपको सीधे सीधे आंसर्स मिल जाते हैं पैसेज में, तो आप ढूंढ लेंगे, अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का भी। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 9 का ए जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक दिया रहेगा, एक पोयम का एक्सट्रैक्ट रहेगा, ऑन्ट जेनिफर वाले से है ये। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है, पहला क्वेश्चन है द टाइगर्स आर कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर बिकॉज आंट जेनिफर क्या क्रिएटेड दैम, फीड दैम, परचेस्ड दैम, सर्च दैम। तो इसमें आपको बताना है, तो ये अगर आपने पोयम पढ़ा है तो इसमें बताया गया है कि जो आंट जेनिफर है उस टाइगर को क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, ठीक ना, बुनती हैं। तो ये इसमें क्रिएटेड दैम होगा, इसमें फीड दैम, परचेज दैम नहीं, सर्च दैम भी नहीं, ये क्रिएटेड दैम, उन टाइगरों को आंट जेनिफर ने खुद बनाया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डू यू फाइंड द टाइगर्स। आपको टाइगर कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं हमको टाइगर, टाइगर हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं, इन द ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना, जू में नहीं। नेचुरली देखें तो हमको टाइगर कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक है, इन द ग्रीन फॉरेस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द फ्रेज अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन। अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये जो लिखा अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरा संसार का क्या मतलब है। ये ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चौथा वाला, इसमें नन ऑफ दैम दिया है। हरे संसार का क्या मतलब है, तो हरे संसार, संसार यानी जहाँ हम रहते हैं, और हरा हो तो ऐसा क्या चीज़ है जो हरा रहता है, तो वो क्या रहता है, ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित है ये। तो इसका भी आंसर नंबर क्या होगा, ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी में, पैसेज है इसमें भी, और इसमें भी एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट है, तो इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन है एलिस इन वंडरलैंड इज़ क्रिएटेड बाय। आप इसको डायरेक्टली यही एलिस इन वंडरलैंड आप ढूंढिए, तो ये देखिए लिखा है ये, और उसका जो आंसर होगा आगे पीछे ही होगा। अब इसने लिखा है कि किसने क्रिएट किया, तो ये यहाँ पे लुइस कैरल लिखा है, तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, लुइस कैरल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लुइस कैरल्स ओपनड दैट इंटरव्यूज एन ऑटोग्राफ क्रिएट। लुइस कैरल का ओपिनियन था कि जो इंटरव्यू होता है और ऑटोग्राफ होता है वो क्या क्रिएट करता है। तो आप शब्दों को ढूंढिए, आपके पैसेज में क्या लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरर, तो क्या क्रिएट करता है, हॉरर क्रिएट करता है, तो ये हुआ हमारा हॉरर, ठीक है। अब आगे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता हु हैज़ एक्सप्रेस्ड द इंटरव्यूअर्स निगेटिवली। तो इस पैसेज में इंटरव्यूअर को निगेटिव तरीके से कौन बताया है, तो कोई नहीं, इसका कोई नाम नहीं आया है, रुपयार्ड किपलिंग नहीं बोले हैं ऐसा, क्रिस्टोफर भी नहीं, इसमें जो है लुइस कैरल जो है वही तो कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो एक हॉरर क्रिएट करता है, तो उन्होंने निगेटिव तरह से बात की है, तो इसका जो आंसर रहेगा लेविस कैरल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, द लास्ट लेसन नहीं, लास्ट लेसन में तो फ्रेंड्स वगैरह था, लास्ट स्प्रिंग में कौन था, एक मुकेश था और दूसरा साहिब वाला था, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है द इंटरव्यू से, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेशन फ्रॉम विच द एबव टेक्स्ट बीन टेकन।
तो जो ये टेक्स्ट दिया गया है उसका राइटर कौन है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट तो द लास्ट लेसन के हैं, इसके तो है नहीं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद अशोक मित्र सुबू वाला था एक, जेमिनी स्टूडियो वाला, उसके राइटर हैं। इसके राइटर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं। किसके? ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है हमारा द इंटरव्यू का, इसके राइटर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। तो इस तरह से हमने एक्सट्रैक्ट सॉल्व कर लिया है। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो फ्रेंड्स को स्कूल से दूर रखती थी? तो उसे प्रूसियन सोल्जर और इस प्रकार की चीज़ें थी जो उससे दूर रखती थी। ये आप आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट वाज साहेब्स फुल नेम। साहेब का फुल नेम क्या था? व्हाट इज इट्स मीनिंग, और उसका मतलब क्या था? तो साहेब का फुल नेम क्या था? साहिब आलम, और उसका मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का देवता, ऐसा नाम था उसका, ठीक है। उसका मतलब जो था साहिब आलम का मतलब यही था। अब तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। मतलब कि पेडलर को कहाँ से ये आइडिया मिलता है कि जो संसार है वो एक चूहेदानी है। तो जब वो चोरी करके भागता है, ठीक है ना, और चोरी करके भागता है तो वो जंगल के रास्ते भागता है कि भाई हाईवे के रास्ते जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। तो जब वो जहाँ जाता है तो फंस जाता है वो जंगल में, और जब जंगल में फंस जाता है तो वो भी समझता है कि लालच के चक्कर में मैं भी एक चूहेदानी में फंस गया। तो इस प्रकार से उसको ये आइडिया आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर्क डिड ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय था वो क्या काम करता था, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर पांचवा है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटी होते हैं, राइटर होते हैं, वो इंटरव्यू से क्यों बचते हैं? वो इसलिए बचते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो एक अनवांटेड इंट्रेंस होता है उनकी लाइफ में, अनैच्छिक। वो नहीं चाहते हैं कोई उनके जीवन में दखलंदाजी करे, और इंटरव्यू एक ऐसी ही चीज़ होती है, इसलिए वो उस चीज़ से बचते हैं। छठवां क्वेश्चन है लिस्ट द प्लेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज मीटिंग विद शुक्ल एंड हिज अराइवल एट चंपारण। आप उन जगहों का नाम बताइए जो गांधी जी शुक्ल जी से मिलने और चंपारण आने के बीच में जहाँ जहाँ गए उन स्थानों को आप बताइए, ठीक है। चलिए, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मात्र 5 के आंसर देने हैं, इसमें 6 थे, ठीक है ना, कि नहीं 5 का आपको आंसर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको किसी 3 का आंसर देना है, और इसमें 4 हैं और प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स इन द पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 का है कि किस प्रकार से जो राइटर थी वो कैसे जो दर्द और पीड़ा है वो कैसे उनको होती है जब वो अपनी माँ को देखती हैं, तो ये आपको बताना है। दूसरा है हाउ आर द टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटर इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो टाइगर कैसे अलग होते हैं जैसा कि आंट जेनिफर ने टाइगर बनाया है। तो आपको ये बताना है कि रियलिटी में किस तरह टाइगर होता है और जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो किस प्रकार से है। तो इसमें आपको तुलनात्मक रूप से आंसर लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में किस प्रकार की ब्यूटी का मेंशन किया गया है, कैसे दर्शाया गया है, वो आपको लिखना है। इसमें आपको सूरज, चांद, फूल ये सब दिखाया गया है, वो उसको आपको नॉर्मली लिख लेना है। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज़ द फोक हु हैज़ पुट अप द रोड स्टाइल स्टैंड आस्किंग फॉर। जो लोग हैं जिन्होंने रोड के किनारे अपना स्टॉल लगा के रखा है वो क्या चाहते हैं? तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ से जो निकलते हैं तो वो यहाँ पर रुकें और उनका कुछ सामान खरीदें, ताकि उनकी जो उत्तरजीविता है, उनके जीवन जीने का जो अर्निंग है वो वहाँ से हो पाए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, रहते 3 हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर फ्यूचर ह्यूमन काइंड। भविष्य में मानवता के लिए क्या इंडिकेशन है, ये आपको बताना है। ये अंटार्कटिका वाले से दिया गया है, तो ये आपको लिखना है। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। और ये है टाइगर किंग से कि महाराजा ने जितने
टाइगर चाहिए थे उनको मारने के लिए, उन्होंने क्या क्या किया। तो आप जानते हैं कि 70 टाइगर वो अपने राज्य के ही मार देते हैं, लेकिन बाकी के 30 उनके अब राज्य में एक भी टाइगर नहीं था, विलुप्त हो जाते हैं। तो वो फिर अपने मंत्री संतरी से कहते हैं कि एक ऐसी जगह मेरी शादी करवाइए जहाँ पे लड़की तो ठीक है राजा रजवाड़े की होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर टाइगर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। तो फिर वहाँ वो शादी करके और वहाँ के टाइगर को मारते हैं, और जब 100 मार लेते हैं तभी उनका नाम क्या पड़ता है, द टाइगर किंग पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट पेकुलियर थिंग डज द डेयरी नोटिस अबाउट द ओल्ड मैन मिस्टर लैम। ये मिस्टर लैम वाले का है, जिसमें डेयरी क्या नोटिस करता है मिस्टर लैम के बारे में। वो नोटिस करता है कि ये अपना जो खिड़की दरवाजे हमेशा खोल के रखते हैं, इनका एक पैर टीन का है, ये सब नोटिस करता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे और इनमें से आपको 2 करना होगा। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। जो चाइल्ड लेबर है, जो नन्हे नन्हे बच्चों से जो काम करवाया जाता है, उसे क्यों ख़त्म किया जाना चाहिए और कैसे ख़त्म होगा, ये तो आपको बताना है। चूँकि छोटे बच्चे का बचपन वगैरह सब चला जाता है काम करने से, वो छोटे ही एज में उन्हें मैच्योर बना दिया जाता है, ना उन्होंने बचपन का आनंद लिया ना खेल का। और कैसे कर सकते हैं, तो आप विशेष नियम बनवाइए ना, सरकार अगर उन नियमों को फॉलो करवाती है तो इस तरह से चाइल्ड लेबर बंद हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज सुबु कंसीडर्ड नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो। सुबु को नंबर 2 क्यों कहा गया जेमिनी स्टूडियो में, तो ये आपका जेमिनी स्टूडियो वाले से है, द पोएट एंड पैनकेक चैप्टर का नाम है, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमेल क्या कहते हैं। ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है ना, 75 वर्ड में लिखने होंगे आपको किन्हीं 2 को। तो मिस्टर हैमेल क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये बहुत सुंदर लैंग्वेज है, दुनिया में इतनी अच्छी लैंग्वेज कहीं की भी नहीं है, इस प्रकार से वो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ठीक है ना, जाते जाते ये सब वो कह के जाते हैं जब वो वहाँ से जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके अथवा में हमारा, हाउ डू डेंजेंस एंड सिवेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। तो ये जो हमारा था आंट जेनिफर टाइगर पोएम, उससे लिया गया है। तो आपको ये बताना है कि डेंजियंस और सिवेलरिक कैसे टाइगर के एटीट्यूड को बढ़ाता है, हम उससे क्या समझते हैं, ये आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये अंटार्कटिका वाले चैप्टर से है और ये आपको वहाँ से लिखना है कि किस प्रकार से अंटार्कटिका जाने से हमें क्या पता चलता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ये आपको क्यों जाना चाहिए, तो ये आपको वहाँ बताना है। और इसके अथवा में है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाई। ये कहता है कि क्या आपको क्या लगता है कि जो थर्ड लेवल था उसके भागने का वो था, चार्ली के मीडियम था एक चार्ली के भागने का, और था तो क्यों था, आपको ये बताना है। तो ये आपको थर्ड लेवल से क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।